एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें? क्या इसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? क्या इसको लिस्टिंग पर ही सेल कर देना चाहिए, या फिर आप अप्लाई करना भूल गए तो फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज के अंदर है? चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने अप्लाई किया था इसके अंदर तो कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया था, कितने लॉट अप्लाई किए थे, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अलॉटमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर रिटेल के अंदर अप्लाई किया है तो 100% आपके पास अलॉटमेंट आने वाला है। कितने लॉट आएंगे वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट तो आने वाला है। वहीं पे बिग एचएनआई के अंदर भी अगर आपने अप्लाई किया है तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपके पास अलॉटमेंट आ जाएगा। स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर आपने किया है तो 5 to 6 टाइम्स हुआ है, तो उसके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आ जाना चाहिए। बेसिकली एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ का अलॉटमेंट यहां पर सबके पास आने वाला है। मेरी पर्सनली बात करोगे तो मिनिमम 1 लाख रुपीस का मेरे पास अलॉटमेंट आएगा। दोस्तों सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको यहां पे आके बता रहा हूं। इसकी लिस्टिंग होगी 2 जुलाई 2025 को। एग्जैक्ट उस दिन पे मार्केट को देखते हुए अगर कुछ भी चेंज हुआ इस स्ट्रेटेजी के अंदर तो मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के अंदर जो भी आप यूज करते हो दोनों में लाइव अपडेट कर दूंगा। एग्जांपल के लिए बताऊं, बेल राइस के आईपीओ के अंदर अपडेट कर दिया था। एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ होते जो अच्छे होते जो हम अप्लाई करते उसके अंदर भी मैं लिस्टिंग पे अपडेट कर देता हूं। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हो तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल आपके लिए गो टू प्लेस हो जाता है सारी इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों सबसे पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि इन केस अगर आपको होल्ड करना पड़ जाए, किसी भी कारण से आप बेच नहीं पाए या फिर अगर आप बेचना नहीं चाहते तो एटलीस्ट कंपनी का थोड़ा सा आइडिया हो जिससे कि आप इसको होल्ड करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला पाओ। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करती है, ये कंपनी जो है लोन प्रोवाइड करती है, बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी कैटेगरी की कंपनी है। ना सिर्फ एनबीएफसी, बीपीओ सर्विसेज यानी कि बैक एंड पे जो ऑपरेशन होते हैं, कैश कलेक्ट करना, ये सब ये भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल्स की अगर अपन बात करें तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 15 to 20% से ग्रो होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लास्ट ईयर तक ग्रो हो रहा था, लेकिन इस साल जो है कम नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में अच्छा रह सकता है। रीजन बीइंग आरबीआई ने अभी रेपो रेट कट किया है और आने वाले टाइम में आरबीआई जो है ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ही सोच रही है। तो एनबीएफसी और बैंकिंग बिजनेस दोनों के अंदर ही आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी आ सकती है। प्राइस टू अर्निंग जिस पे कंपनी आना चाह रही है वो है 28 का। अभी कम है या ज्यादा? दोस्तों अगर आप पीयर्स में कंपेयर करोगे तो कंपनी ने अपना पीयर बताया बजाज फाइनेंस को, जिसका प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 35 का। अब आप बोलोगे यार इसका कम है। नहीं, बजाज फाइनेंस हर महीने में आरओसी, आरओई और ग्रोथ के मामले में इस कंपनी से बेटर है, तो चलो ठीक है, उसका पी वो डिजर्व करती है। एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बजाज फाइनेंस का प्राइस टू अर्निंग कंपैरेटिवली ड्रास्टिकली नीचे आया लास्ट 3-4 साल में। अब आप बोलोगे मतलब, कहने का मतलब ये कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, प्रॉफिट्स भी कमा रही है। जो वो 60 to 70 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती है एक टाइम पे, आज के टाइम पे वो 30 से 35 के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री के अंदर वैल्यूएशन इस इंडस्ट्री को कंपैरेटिवली अब कम दिया जा रहा है। हालांकि एचडीबी फाइनेंशियल जो आ रहा है वो ऑलरेडी उस वैल्यूएशन से नीचे आ रहा है, तो 28 का पी एक सही वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये हो गया एचडीबी फाइनेंशियल्स कंपनी के बारे में, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी की और लॉन्ग टर्म में क्या इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, मोस्टली आईपीओ 70 to 80% आईपीओ एक साल बाद जो है वो आपके लिस्टिंग गेन जो होता है कंपनी पे, लिस्टिंग प्राइस पे, उससे भी कम पे ट्रेड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द आईपीओ जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते। अपन हमेशा सोचते हैं आईपीओ आएगा लेके पटक देते 3-4 साल के लिए, तो मोस्ट ऑफ द आईपीओ उस कैटेगरी के नहीं होते। लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो आईपीओ है ये काइंड ऑफ एचडीएफसी बैंक की बैकिंग रखता है। कहने का मतलब क्या है, एचडीएफसी पूरे ग्रुप के अंदर जो इंटीग्रेशन हुआ है वहां से इसके कस्टमर हो जाते हैं। काफी अच्छा बेस है, साइज काफी अच्छा है। इस चक्कर से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के लिए होल्ड करने की सोच रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो, बट एक्सपेक्टेशंस आपकी 15 से 20% सीएजीआर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% से ही कंपाउंड कर रहे हैं। तो अगर अपन देखें कि भाई पी रेशियो भी नीचे आता है या जो भी अपन और वेरियस रिस्क और फैक्टर को कंसीडर करें तो 20 से 25% मैक्सिमम रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पे 15 to 20% एवरेज रिटर्न ये आपको दे सकती है। तो भाई अब एक बात बता कि इसको लिस्टिंग पे बेचे या रखें। तो दोस्तों अब हमेशा जब भी आप किसी भी आईपीओ की बात करते हो तो 2 कैटेगरी के इन्वेस्टर हो जाते हैं। एक मैं मानता हूं आईपीओ कैटेगरी के जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, लाइफ में केवल आईपीओ लगाना है, लिस्टिंग गेन कमाना है, बस।
दूसरी कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरी तरह, जो शेयर्स को बाय करके सेल करके होल्ड करके भी पैसे कमाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ कैटेगरी यानी कि फर्स्ट कैटेगरी के लिए। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको पर्सनल एग्जांपल जिसकी मैं बात कर रहा था वो दे देता हूं। 1 लाख रुपीस का मिनिमम मेरे पास ये अलॉटमेंट आने वाला है। मैं अगर आईपीओ कैटेगरी का इन्वेस्टर हूं, जो कि मैं हूं, मैं आईपीओ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तीनों कैटेगरी का हूं, तो आईपीओ के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो मैं 50,000 का सीधा सीधा प्री मार्केट ओपनिंग के अंदर बुक करने वाला हूं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसकी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है 7% के आसपास। तो अब मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस कितनी बन रही है? 7 से 5%। जब मैंने इसका रिव्यू बनाया था, जीएमपी 12% 13% पहुंच गई थी बीच में, लेकिन मैंने शुरू से कहा है कि मेरी इसकी एक्सपेक्टेशन 5 से 10% ही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब हर किसी के पास अलॉटमेंट आता है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो 20, 25, 30% में लिस्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम सबको फायदा ही होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उतनी रखो जितना अपन को दिख रहा है। जो अपना दिमाग बोल रहा है, मन बोल रहा है, उससे नहीं होता। तो अगर मेरी कैपिटल पे, लेट से मैं 50,000 रुपीज की कैपिटल पे इन्वेस्ट करता हूं, अगर मुझे 4 दिन के अंदर 5% भी मिल रहा है तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। तो अगर मैं आईपीओ कैटेगरी का इन्वेस्टर हूं, मैं अपना बता रहा हूं आपको कि 50% जो है मैं बुक करने वाला हूं एटलीस्ट 50,000 का, जिसके अंदर मैं प्री के अंदर ओपन ऑर्डर लगा दूंगा। अब ऑर्डर किस रेट पे लगाऊंगा? 740 का इसका प्राइस बैंड है। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेशंस बताऊं तो अभी 800 के आसपास लिस्ट होने की हो रही है, तो 780 से 790 के बीच में मैं अपना आईपीओ के अंदर जो शेयर सेल करने वाला हूं आईपीओ कैटेगरी का होते हुए, उसको मैं 780 से 790 के बीच में लगा दूंगा। अब बोलोगे कि यार एग्जैक्ट इसी पे लगाएगा। दोस्तों अभी तक यही है, लेकिन मार्केट का माहौल देखते हुए एग्जैक्ट मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एक बार और अपडेट कर दूंगा, लेकिन अगर चेंज हुआ तो ही अपडेट करूंगा, वरना ये लिस्टिंग स्ट्रेटेजी फाइनल हो जाती है। दोस्तों जब यहां पर आके मैं आपको कुछ बता रहा हूं या फिर मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, तो उसके पीछे पहले बहुत सारा एनालिसिस हुआ है। यहां पर आके मैं सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी के पास फर्स्ट टाइम आईपीओ भी आया तो वो भी हमारी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर पाए। तो अगर मैं आईपीओ कैटेगरी का इन्वेस्टर हूं, 50,000 रुपीज तक मेरा पर्सनल जो अलॉटमेंट आया, मैं उस कैटेगरी को मायने रखते हुए 780 से 790 के बीच में प्री में ऑर्डर लगा दूंगा। ऑर्डर ऊपर एग्जीक्यूट होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर लेट से इससे भी नीचे एग्जीक्यूट होता है तो 740 से 750 का मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है। यह बात हो गई आईपीओ कैटेगरी की, जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म कैटेगरी में। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी इतनी बड़ी साइज का आईपीओ होता है तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सबके पास अलॉटमेंट आया है, सब पैसा कमाना चाहते हैं, तो सब पैसा कमा लेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैटेगरी का हूं, फिर भी मैं इसको अगर 800 के आसपास ये लिस्ट हो जाता है तो मैं एक बार को बुक करने की ही सोचूंगा। अगर सपोज आपने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया, 2 या 3 लॉट रखना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। अदरवाइज अगर मेरे पास सपोज 1 लाख रुपीस के लिए मैंने किया है तो 60-70,000, यस 60 to 70% में 10% के प्रॉफिट पर ही बुक करने की सोचूंगा। रीजन क्या है? सबके पास अलॉटमेंट आया है। इस चीज को आप समझो, जितने भी आईपीओ इन्वेस्टर हैं, जितने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सबके पास अलॉटमेंट आया है। तो सब ऐसे नहीं होते कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो वो आके मार्केट में सप्लाई अच्छी रहने वाली है। हालांकि क्योंकि इसकी एंकर लिस्ट अच्छी थी, क्योंकि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, तो हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन ही आपको इसके अंदर बल्क डील देखने को मिल जाए। लेकिन उस चीज को कंसीडर करते हुए भी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने आराम से 3-4 लॉट के लिए लगाया होगा, और अगर आपने सिर्फ एक लॉट से एक के लिए अप्लाई किया तो मेरे हिसाब से आप उस कैटेगरी के नहीं हो जो रिस्क ले पाए। तो उसके लिए 5 से 10% जो उसको मिलता है, मेरे लिए वो मोर देन इनफ हो जाता है। और अगर आप उस कैटेगरी के हो जो रिस्क ले सकता है, तो 60 to 70% बुक करके रेस्ट 30% पे 740 जो इसका प्राइस बैंड है उसका स्टॉप लॉस रख के ऊपर के लिए इसको ट्रेल कर सकते हो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात हो गई। अब उन कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जो इस शेयर को रख के भूल जाना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, चाहे आप रख के भूलना चाहो वो आपकी इच्छा है, कंपनी अच्छी है, अच्छे से आपको रिटर्न देगी, लेकिन एग्जाम्पल हमारे सामने खड़ा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जैसे ही वो लिस्ट हुआ था, काफी उसका मार्केट में फैंसी था, हमने 150-160 के आसपास एग्जिट कर लिया था। 180 के ऊपर जाके वो नीचे आया है 100-110, जो इसने लो बनाया वो देख लेना आप। तो आप मेंटली रेडी रहो वॉलेटिलिटी के लिए। इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये मत सोचना 740 से अगर 500 तक आ गया तो यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। आना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी लार्ज ग्रुप हो जाती है, काफी अच्छी बैकिंग हो जाती है, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा है। आने वाले टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अच्छे इन्वेस्टर्स रहने वाले हैं, तो नहीं आनी चाहिए। बट मार्केट इज वॉलेटाइल, तो इस चीज को कंसीडर करते हुए भी आपका ये पर्सपेक्टिव रहना चाहिए कि आप जो है इसको होल्ड कर पाओ। तो
एक बार को हम बोल तो देते कि हम 5 साल 10 साल रखेंगे, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो कंपनी उस कैटेगरी की है कि 15 से 20% तक आपको रिटर्न्स एवरेज एनुअली दे सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट इज वॉलेटाइल। तो दोस्तों एक बार मैं वापस से समराइज कर देता हूं। समराइज करूं इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों इसमें ऑलरेडी 300 मेंबर्स प्लस जुड़ चुके हैं। रिसेंटली मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर फर्स्ट क्लास लिए। अब आप सोचोगे यार जब इतना कुछ सिखा रहा है प्लस अपने प्रीमियम शेयर्स भी अगर शेयर कर रहा है तो इसका रेट तो बहुत ज्यादा होगा, मतलब 5,000 10,000 के कोर्सेज होंगे। नहीं, अगर आप मंथली बेसिस पे मेरे एनुअल प्लान के चार्जेस देखोगे तो वो 300 से कम में भी आते, बेसिकली 250 के आसपास आ जाते। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लग रहा है कि भाई यूजफुल हो सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक बार चेक कर सकते हो। अब अगर मैं पूरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को अगर समराइज करूं, अगर मैं आईपीओ इन्वेस्टर हूं तो 10% तक अगर मुझे मिल रहा है, इनफैक्ट 5 से 10% के बीच में जितना भी मिल रहा है मेरे को ले लेना चाहिए। प्री के अंदर ही सेल ऑर्डर लगा देना चाहिए 5 से 7%, बेसिकली 790 से 800 या 780 से 790 के बीच के अंदर। वहीं पे मैं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे 10% मिल रहा है, मैंने काफी लॉट्स अप्लाई किए थे, लेट्स से 10 लॉट अप्लाई किए थे, तो मेरे को 60 to 70% बुक करके 30% पे प्राइस बैंड पे ट्रेल करना चाहिए। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मुझे अपने बच्चों को देना ही है शेयर्स या फिर मेरे को अपनी शादी के टाइम पे यूज करना है, तो उस कैटेगरी का ये शेयर हो जाता है। बट एक्सपेक्टेशंस मिनिमल होनी चाहिए 15 से 20% इस वॉलेटिलिटी के साथ कि भाई साल भर के अंदर थोड़ी बहुत 30-40% तक का डाउन साइड भी अपन को देखने को मिल सकता है। कंपनी बुरी नहीं होगी, सिर्फ मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण मैं बोल रहा हूं। अब दोस्तों इस लिस्टिंग स्ट्रेटेजी में जो भी चेंजेस होंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग आईपीओज हैं, संभव स्टील, एलेनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट, सबकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो क्या करना है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।